हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। मेरा नाम समता है और क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने बहुत सारा उसमें कॉन्सेप्ट समझ लिया है। आज हम कल मैंने आपको माइंड मैप के हिसाब से oogenesis समझाया था। आज हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और oogenesis की ही प्रोसेस को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। कल oogenesis बच्चों, कल oogenesis की प्रोसेस हम समझ रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप याद करें तो आपको कल के सेशन में क्या बताया गया था कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, अगर एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मेन डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis की प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, सबसे पहला मेन डिफरेंस ये है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में बच्चों, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो मेल में प्यूबर्टी हिट करने के बाद होता है। मतलब जब वो एडल्टहुड में आने लग जाता है उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस है, oogenesis की प्रोसेस को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फीमेल फीटस है। फीमेल फीटस का मतलब समझ पा रहे हैं कि अगर कोई फीटस बना, कोई भ्रूण बना, या कह सकते हैं कोई बच्चा बना और वो लड़की हुई और वो फीमेल हुई, ठीक है, तो वो जब वो फीटस अपनी माँ के गर्भ में ही रहेगी तभी से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब रेडी हो जाएगा, ये पहले से ही डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये बॉय है, ये गर्ल है। जब सेक्स डिटर्मिनेशन आप देखेंगे तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है क्रोमोसोम्स का, उसी समय पे डिसाइड हो जाता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो अगर फीमेल फीटस है तो oogenesis की प्रोसेस राइट विद द फीटल डेवलपमेंट उसी समय पे साथ साथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी समय कंप्लीट होती है, पर स्टार्ट हो जाती है। उस समय पे क्या होती है? उस समय पे स्टार्ट हो जाती है। oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको किस तरह से समझेंगे? अब मैच्योर फीमेल गैमीट बनने की प्रोसेस को आप oogenesis कहते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, स्पष्ट रूप से भिन्न है। वो अलग तरीके से होता है और ये अलग तरीके से होता है। oogenesis की जो शुरुआत है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही हो जाती है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कौन सा? बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब फीमेल फीटस होगा वो अपनी माँ के गर्भ में ही होगा, तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि हर एक फीटल ओवरी में कम से कम 2 मिलियन गमीट मदर सेल्स यानी कि oogonia बनते हैं। ठीक है, ये जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है oogoनियम है यहाँ पे, ये आपका oogoनियम है। तो oogoनियम क्यों है? एक को हम oogoनियम कहते हैं, है ना, और यही अगर संख्या में ज्यादा हो तो ये क्या कहलाते हैं? oogonia कहलाते हैं। तो हम सिंगुलर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हमने oogenesis को समझने के लिए सिंगुलर oogoनियम को ले लिया और उसके बाद फिर हम आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्टेजेस केवल इतनी ही हैं, है ना। पहले माइटोसिस डिवीजन होगा, उसके बाद मियोसिस डिवीजन होगा 2 स्टेजेस में, और उसके बाद फिर आपका एग सेल या सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। लेकिन यहीं पे पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जो oogenesis की शुरुआत है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होती है। हर एक फीटल ओवरी में 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स या oogonia बनते हैं। ठीक है, अब ये मिलियन की संख्या में होते हैं तो होता क्या है? बर्थ के बाद oogonia न तो फॉर्म होते हैं न ही ऐड होते हैं। ठीक है, यानी कि जितना बनना होता है वो डेवलपमेंट उसी टाइम पे हो जाता है। अब जो oogonia सेल है उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है, वहां पे डिवीजन स्टार्ट होता है। बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बन जाते हैं? प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, और प्राइमरी oocyte बन के वहीं पर अरेस्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte बनता है और उसके बाद इन सेल्स में डिवीजन शुरू होता है। ठीक, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टेज में पहुंचेगा,
जैसे ही मियोसिस का फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुआ तो आप सबको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में 4 स्टेजेस होती हैं। देयर आर 4 स्टेजेस इन मियोसिस डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जब सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार में भी पढ़ेंगे। 11th में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेल डिवीजन। तो क्या होता है, मियोसिस में 4 सेल्स, 4 स्टेजेस होती हैं, है ना। तो जैसे ही प्रोफेज यानी कि जैसे ही मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में एंटर करता है ये सेल, कौन, ऊगोनिया, ऊगोनिया बहुत सारे और ऊगोनियम यानी कि सिंगल। तो जैसे ही वो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करता है वहीं पे कह सकते हैं टेम्पररी अरेस्ट हो जाती है या फ्यूज हो जाती है। अब उसी को क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को प्राइमरी oocyte कहते हैं। यहाँ पे फ्रीज हो जाती है, यहाँ पे फ्रीज हो जाती है, मतलब मियोसिस स्टार्ट तो हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, वहीं पे फ्रीज हो जाएगी। और उसके बाद, ठीक, उसके बाद जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, यानी कि जब तक फीमेल 13 इयर्स तक की नहीं होती है, तब तक ये एज इट इज पड़ा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। प्राइमरी oocyte एज इट इज, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया होगा पर 3 स्टेजेस और अभी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के बाकी हैं, पड़ा रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी oocyte कहते हैं किसको, जब वो प्रोफेज 1 में हो गया, यहाँ पे ये आपका प्राइमरी oocyte है, ये क्या है आपका, ये आपका प्राइमरी oocyte है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर द्वारा ये घिर जाता है, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर के द्वारा घिर जाता है और इन्हें प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स का एक बड़ा अमाउंट जो बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अब जब प्यूबर्टी आई यानी कि 13 इयर्स ऑफ एज आई किसी फीमेल की, तो उस समय पे ओवरी जो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो फंक्शनल सेक्स ऑर्गन है, उसमें केवल 60,000 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रेनुलोसा सेल्स की और ज्यादा लेयर्स के द्वारा घिर जाते हैं, है ना, मतलब कि ग्रेनुलोसा सेल्स बनती हैं तो उससे क्या होती हैं, वो और लेयर्स उसकी बढ़ती चली जाती हैं, लेयर्स क्या होती हैं उसकी, बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो जब लेयर्स बढ़ने लगती हैं, ठीक, उसके बाद अब वो चेंज होता है, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होता है। जो प्राइमरी फॉलिकल है ग्रेनुलोसा सेल्स की अधिक लेयर्स से घिरता है, अब उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है प्राइमरी oocyte, ठीक, ये है प्राइमरी फॉलिकल। जब ये प्राइमरी फॉलिकल है तो प्राइमरी फॉलिकल फिर देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स आ रही हैं और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी फॉलिकल शीघ्र ही क्या करता है, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी यानी कि ये ध्यान देना है, पहले प्राइमरी फॉलिकल होगा, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल आएगा, उसके बाद फिर टर्शियरी फॉलिकल आएगा, ठीक है। तो जब टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है तो टर्शियरी फॉलिकल की एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता है कि उसमें क्या होता है, एक फ्लूइड से भली कैविटी बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है और उस कैविटी को एंट्रम कहते हैं, ठीक। अब उस समय पे थीका लेयर भी मेंटेन हो जाती है। थीका लेयर बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना और अंदर की तरफ थीका इंटरना में ऑर्गेनाइज हो जाती है, यानी सब कुछ धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा साइज में उसके डेवलपमेंट होता है। अब इस समय पे प्यूबर्टी आ जाने, मतलब प्यूबर्टी हो जाने के बाद, ठीक, आपका क्या हुआ, फॉलिकल में चेंज हुआ। जैसे ही प्यूबर्टी हिट होगी तो वो जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ था और प्रोफेज में जाके अरेस्ट हो गया था, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte के साइज में डेवलपमेंट होगा, साइज में ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी और इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ये डिवीजन कैसा होता है, ये डिवीजन अनइक्वल होता है। अब इसके बाद मियोसिस कंप्लीट हो गया,
है ना। तो मियोसिस में क्या होगा, अभी तक 2n था और अब क्या हो जाएगी, सेल 2n के बजाय हैप्लॉइड हो जाएगी और n हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के नंबर उसमें, ठीक है। तो जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो उसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए पोलर बॉडी बनेगा और ये मेन सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बनते हैं और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद कितने बनते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि एक स्पर्मेटोगोनिया से फर्स्ट डिवीजन के बाद कितने स्पर्म्स बनते हैं तो काउंट आएगा 4 स्पर्म्स बनते हैं। और अगर सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद पूछा जाए तो केवल 2 ही बनते हैं, ठीक है। और एक oogoनियम से अगर पूछा जाए तो केवल एक ही सेकेंडरी oocyte बन पाता है जो फंक्शनल होता है। बनते 4 हैं लेकिन 3 डीजेनरेट हो जाते हैं पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, जो सेकंड पोलर बॉडी होती है वो दोनों के दोनों डीजेनरेट हो जाते हैं और फंक्शनल केवल एक ही रह पाता है, ये प्राइमरी oocyte। उसके बाद सेकेंडरी oocyte एक फंक्शनल रहेगा, उसके बाद फिर ये फंक्शनल रहेगा और फिर ये मैच्योर सेल तैयार होगी, ठीक है। तो अब आपने ये जाना कि जो डिवीजन होता है अनइक्वल होता है। जैसे ही अनइक्वल डिवीजन हो तो एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फर्स्ट पोलर बॉडी बना जो नॉर्मल सेकेंडरी oocyte से साइज में भी छोटा होगा। पोलर बॉडी जो होगा वो साइज में भी छोटा होगा। उसके बाद फिर टर्शरी फॉलिकल आगे चल करके मेच्योर फॉलिकल बन जाएगी और उस मेच्योर फॉलिकल को क्या कहते हैं, ये जो मेच्योर फॉलिकल बन गई, ये जो मेच्योर फॉलिकल बन गई बच्चों, इसमें बाहर की साइड में यहाँ पे आपका जब ये मेच्योर फॉलिकल, देखो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बना। अब जब ये कंप्लीट मैच्योर हो गया तब इसका नाम चेंज हो जाएगा और इस फॉलिकल को हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। अब इस फॉलिकल को क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन बना लेती है और उसको क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, अंडावरण कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल फिर रप्चर करेगी, सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से निकल जाएगा और ओवरी से निकलने की इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। जब ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर हो रहा है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रप्चर्ड फॉलिकल क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस जो भी है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, आप सबको पता है कि जैसे ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो जो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रोमा है, कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, ये सारी तरीके से ओवरी के अंदर का जो पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स होती हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद फिर कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल में। जब टर्शरी फॉलिकल डेवलप हो जाएगा उस समय पे ही क्या होगा, एंट्रम दिखाई पड़ने लगेगा। लास्ट में जब फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तब उनका नाम चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर होगा और जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ओवम रिलीज नहीं होगा, ओवम तब तक बनेगा ही नहीं, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होगा और सेकेंडरी oocyte को ही ओवम या एग कहते हैं। आगे चल करके अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवम या एग में मतलब बदल जाएगा और अगर नहीं हुआ तो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझेंगे, द ओवम इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, द ओवम इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. It starts during embryonic growth and millions of gamete mother cells, that is oogonia, are formed in the fetal ovary. अब ये चीज कंफ्यूजिंग है बच्चों, ये चीज कंफ्यूजिंग है। oogenesis की जो प्रोसेस है वो फीटल ओवरी में ही स्टार्ट, मतलब फीटल, देखो हर अंग माँ के गर्भ में बनता है, हर बच्चे का छोटा छोटा ही
हार्ट बनेगा, लीवर बनेगा, किडनी बनेगा, हाथ पैर आंखें बनेंगी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी तो बनेंगे, है ना। अगर लड़की है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे उसमें, अगर लड़का है तो मेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, है ना। सब कुछ बनेगा, तो उसमें ये साइज में छोटे छोटे ही सही लेकिन सब कुछ बनता है। तो फीटल ओवरी की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसी एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के टाइम पे मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स, जिसे oogonia कहते हैं, वो भी फीटल ओवरी में बन जाते हैं, ठीक है। दीज सेल्स अंडरगो मियोसिस, मियोसिस डिवीजन करेंगी, क्योंकि माइटोसिस करने से जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 46 का 46 रह जाएगा, तो उनको दे हैव टू गो मियोसिस डिवीजन, उनको मियोसिस डिवीजन करना जरूरी है, अर्धसूत्री विभाजन करना जरूरी है, क्योंकि उनको हैप्लॉइड ओवम बनाना है, ठीक है, बड़े होने के बाद, प्यूबर्टी के बाद। तो क्या होगा, दीज सेल्स अंडरगो मियोसिस बट गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट द प्रोफेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो गया, तो मियोसिस डिवीजन में 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कौन से स्टेज पे वो रुक जाएगी, कौन से स्टेज पे मियोसिस डिवीजन रुक जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, एंड आर कॉल्ड प्राइमरी oocytes, और उसके बाद उसके अंदर जो साइट्स हैं वो प्राइमरी oocytes कहलाएंगी, ठीक। बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो उसके थोड़ा पहले क्या होता है, बर्थ से लेके और प्यूबर्टी के टाइम के बीच में, या ये कह सकते हैं फीमेल बेबी की बर्थ टाइम से लेकर के 13 साल की उम्र के बीच में क्या होता है, कुछ खास परिवर्तन नहीं होता, केवल जो प्राइमरी oocytes हैं वो बहुत सारी संख्या में हो गई थी, मिलियंस की संख्या में, तो वो डीजेनरेट होती हैं, एंड रिमेनिंग वंस गेट सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स से क्या होती है, कवर होने लगती हैं। जैसे ये प्राइमरी oocyte है तो यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स से ऐसे कवर होने लगेंगी, इस तरह से ग्रेन्युलोसा सेल्स से कवर होने लगती हैं, इस तरह से कवर। उसके बाद क्या होगी, न्यू थीका बन जाएगी, और यहीं पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट होने लगेगा, ये फिर से दोबारा से एक स्ट्रक्चर और बनाएगी, है ना, इसकी सेकंड लेयर तैयार हो जाएगी, फिर थर्ड लेयर तैयार हो जाएगी, और इसके अंदर जो फर्स्ट प्राइमरी oocyte है ये अभी ग्रोथ कुछ नहीं करेगा, है ना। द सेकेंडरी फॉलिकल्स आर देन कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स। अब उसके बाद फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्शियरी फॉलिकल्स में से कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, अंदर प्राइमरी oocyte रखा हुआ है, ठीक। दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। उसके बाद उसके अंदर एंट्रम नाम की एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी तैयार होगी, और उस स्टेज पे प्राइमरी oocyte जो है वो जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है वो अपना मियोसिस डिवीजन जो स्टार्ट हुआ था और प्रोफेज पर ही जाके रुक गया था उसको कंप्लीट कर लेगा। कब स्टार्ट हुआ था, शुरुआत में, और कंप्लीट होगा प्यूबर्टी पे जाके। बीच में क्या होगा, फ्रीज रहेगा, मतलब स्लीप मोड में चले जाएगा, या आप कह सकते हो कि ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा उसी जगह पे, अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और वहां से प्रोफेज पे अटक जाएगा, और उसके बाद फिर सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज प्यूबर्टी के बाद कंप्लीट होगी। जैसे ही वो होगा, प्यूबर्टी हिट करेगी तो कंप्लीट कर लेगा मियोसिस साइकिल को, और उसके बाद जैसे ही मियोसिस साइकिल, फर्स्ट मियोसिस साइकिल कंप्लीट हुई, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। अब क्या हो गया, क्रोमोसोम्स का नंबर रह गया आधा, है ना, 23 रह गया, एंड अ टाइनी पोलर बॉडी, और एक टाइनी पोलर बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। द सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अंडावरण कहते हैं, तो उसकी सेफ्टी का काम करती है ये। देन द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द ओवम बाय ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, और ओव्यूलेशन की प्रोसेस में क्या रिलीज होगा बच्चों, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ओव्यूलेशन की प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में ओवम रिलीज नहीं होता, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। अब इसको समझ लिया आप लोगों ने, है ना, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके बाद अब
कहें तो एक डायग्राम छोटा सा बना के समझ लिया जाए, ताकि आपको ये कंफ्यूजन दोबारा से ना हो। फिर हम अगली क्लास में क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम oogenesis को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको समझा रही थी कि प्राइमरी oocytes हैं, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, उसको कुछ इस तरह से समझ लेंगे। मान लीजिए कि ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं स्टेजेस बता रही हूँ। स्टेजेस ऐसा नहीं है कि वो ओवरी में इस तरह से जगह चेंज करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी oocyte है। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, और अंदर प्राइमरी oocyte मौजूद है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी oocyte बना आपका फॉलिकल, यानी कि 2 ग्रेनुलेसा की लेयर्स बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक और 3 लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब उसको और थोड़ा सा, अब मैच्योर फॉलिकल जब बनेगा तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल था, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से प्राइमरी oocyte इसके अंदर बंद है, और यहाँ पे ऐसे टर्शरी फॉलिकल बन रहा है, ठीक है। अब अगर प्यूबर्टी आई तो यहाँ पे जब टर्शरी फॉलिकल बन रहा होता है, तो इस समय पे ये जो प्राइमरी oocyte था, ये क्या था, ये था प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक। इसमें जो मियोसिस डिवीजन होना था, प्रोफेज पे अरेस्ट हुआ था, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका टर्शरी फॉलिकल जो है, ये आपका टर्शरी फॉलिकल जो है, इसमें क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल है। और जैसे ही मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा, तो प्राइमरी oocyte जो है, जैसे ही मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा, मियोसिस कंप्लीट, यहाँ पे मियोसिस जैसे ही कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी हिट होने पे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल, ये सारे ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे फिर ये ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर होगा, ऐसे इस जगह पे रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर होगा। मान लीजिए यहाँ पे बीच में ये बना आपका, और यहाँ से रप्चर हो गया, ये ऐसे से बना और यहाँ पे रप्चर हो गया। इस जगह से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब ग्राफियन फॉलिकल क्यों बनता है, उसका क्या काम है, ग्राफियन फॉलिकल ही बाद में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम बाद में क्या करेगा, आपका कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है, और क्या रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। और अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये हार्मोन्स रिलीज करते रहेगा, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगेगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं होगी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये केवल कंसेप्शन के लिए और प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए, और प्रेगनेंसी होने के बाद ही इसकी जरूरत होती है। तो जिनके अंदर इनकी कमी होती है उनको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन भी लगते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रप्चर फॉलिकल होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ये है आपका, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद कॉर्पस एल्बिकेंस, अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये रहती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये
डीजेनरेट हो जाएगी। तो यहीं पर आपकी oogenesis की प्रोसेस बच्चों आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी, कंप्लीट हो गई है। बच्चों आज की क्लास में oogenesis की प्रोसेस आप लोगों ने कंप्लीट हो गई है, समझ लिया है अच्छी तरह। अगले सेशन में एक बार से फिर से रिवाइज करवाया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।